नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का। इसमें जो आपकी पहली पुस्तक जिसका नाम है अंतरा भाग 2, इसमें जो आपकी कविता है जिसका नाम है कवित। ठीक है, कविता का नाम क्या है? कवित। ठीक है, और जिसके हमारे कवि है घनानंद जी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में कविता सीखेंगे जिसके हमारे कवि कौन है? घनानंद जी। ठीक है, आप समझ लो। अभी कवि कविता में क्या है मैं आपको आगे बताऊँ विस्तार से। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जो हमारे कवि है घनानंद जी की एक प्रेमिका होती है जिनका नाम होता है सुजान। ठीक है, क्या नाम होता है? सुजान। जब इनकी प्रेमिका इनसे दूर चली जाती है तो कवि जो है कहने कि अपनी प्रेमिका को वापस बुलाने के लिए इस पूरी कविता को लिखते हैं। ठीक है, कविता समझते हैं आगे। देखो, इस कविता को समझने से पहले सबसे पहले आप समझो कविता का परिचय, यानी जो हमारी पूरी कविता है इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कविता का परिचय क्या है। जो पूरी कविता है, यदि आप कविता का परिचय समझ जाओगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले हम कविता का परिचय समझते हैं। देखो, कवि जो है हमारे घनानंद जी, इन्होंने दो कविता लिखे हैं। कवि जो है उन्होंने दो कविता लिखे हैं। कवि ने पहले कविता, आप ये ध्यान रखना कि हमारे जो कवि घनानंद जी, इन्होंने कितने कविता लिखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कितने लिखे हैं। तो आप कहोगे दो कविता लिखे हैं। ठीक है, और जो पहला कविता है, देखो पहले कविता में जो हमारा पहला कविता है, पहले कविता में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान, कवि की जो प्रेमिका है सुजान को संबोधित करके लिखा है। ठीक है, देखो आप सभी को मैंने बता दिया। देखो, इस कविता को समझना है ना आपको। देखो, कविता का नाम है कवित। इसमें क्या होता है कि कवि होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि एक प्रेमिका होती है सुजान, वो उनसे दूर चली जाती है तो इन्हीं के बारे में चलेगा। ठीक है, अपनी प्रेमिका को वापस बुलाते हैं तो उनके बारे में चलेगा। देखो पहले पद में क्या है, यानी पहले कविता में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करके लिखा है, संबोधित करते हुए लिखा है कि वह उससे मिलने के लिए व्याकुल है। कवि कह रहे हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हूँ सुजान, और वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका एक बार अवश्य उसे दर्शन दे। कवि कह रहे हैं कि हे सुजान, मैं तुमसे मिलने के लिए व्याकुल सुजान, और कवि चाहता है कि एक बार जो उसकी प्रेमिका है वो अवश्य उसको दर्शन दे, एक बार तो कम से कम आ जाए उसके पास, कवि के पास, घनानंद के पास। और दूसरे कवित में क्या है, देखो दूसरे कवित में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है, कवि जो है पहले में तो विनम्र भाव से यानी कि आह्वान करता है, आवेदना करता है, मतलब कैसे सकते हो आप कि बुलाता है कि आ जाओ, मतलब बहुत ही प्यार से कहता है। दूसरे पर में क्या है, दूसरे कवित में क्या है कि दूसरे कवि में जो कवि है वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि वह उससे मिलने में आना कहीं ना करे। दूसरे में किसी ने कहता है कवि कि हे सुजान, तुम मुझसे मिलने में आना कहीं मत करो, चुपचाप आ जाओ, ऐसे कहता है। ठीक है, तुम मुझसे मिलने में आना कहीं मत करो, आराम से आ जाओ बिना किसी सोच रहा। ठीक है, मतलब कहने कि आना कहीं कि रुको मत, आप बहाना मत बनाओ, जैसे मैं कह रहा हूँ बिना आना कहीं कि फटाफट मेरे पास आ जाओ। ठीक है, तो ये दो कवि थे, इन दिन को बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। आप समरी समझ चुके होंगे। देखो बहुत ईजी। देखो पहले कविता में क्या है कि आपको ये पता लग गया कि जो कवि है उनकी प्रेमिका है सुजान, वो चली जाती है उनसे दूर, तो कवि जो है तो बुलाने के लिए दो पद कविता लिखते हैं। ठीक है, पहले कविता में क्या है कि जो है वो विनम्र भाव से, यानी विनम्र भाव मतलब उसको बुलाते हैं, बोलते हैं आ जाओ सुजान, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, और दूसरे भाव में क्या है कि कवि जो है वो कहने की क्रोध में, या फिर कह सकते हो कहने की तो सीधे बुलाते हैं कि सुजान तुम आ जाओ, आनाकानी मत करो, फटाफट आ जाओ, बहाना मत बनाओ, ऐसे इस प्रकार। ठीक है, आप समझ गए। अब इन दोनों पद का आपने पद का जो कवित है इसका आपने समरी समझ लिया। अब इसको बिल्कुल विस्तार समझेंगे। पद जो आपका कवित 1 है और कवित 2 दोनों को जो काव्यांश है वो समझेंगे, दोनों का विशेष समझेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। देखो कवित 1 यानी पहला कवित मैंने आपको पहले बता दिया। पहला कवित में क्या है कि जो कवि की प्रेमिका है सुजान, तो वो कवि जो है विनम्र भाव से अपने प्रेमिका को वापस बुलाते हैं कि हे सुजान, मेरे पास आ जाओ, मेरी हालत बहुत खराब है, कम से कम एक बार तो मेरे पास आ जाओ। ठीक है, आप समझ गए। देखो आपके सामने पंक्ति है, पहला जो आपका कविता ये है, पहला कविता। ठीक है, कविता नंबर 1। ठीक है, अभी पहला कविता मैं आपके सामने पढ़ूंगा, फिर इसकी आसान शब्दों में जो क्या व्याख्या बनती है वो समझो। ठीक है, देखो बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, हरे अर बनी भरे है उठी जान को, कही कही आवन छवि ले मन भावन को, कही गई राखती ही दे दे सम्मान को, झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास हई के, अब ना घिरत घन आनंद निदान को। अगला हमारा है अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। ठीक है, यह आपका पहला कविता है, इसकी क्या आसान से आसान शब्दों में मीनिंग बनती है उसको समझते हैं। ठीक है, देखो पहला पॉइंट हमारा बनेगा इसमें कि कवि बहुत दिनों से अपनी प्रेमिका सुजान के पास वापस आने का इंतजार में है। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया कवि की जो प्रेमिका सुजान है वो उनसे दूर चली गई है, तो वो कहीं कभी जो है उनका इंतजार कर रहे हैं। कभी बहुत दिनों से जो है अपने प्रेमिका सुजान के आने का इंतजार कर रहे हैं,
और कवि को पूरा भरोसा, कवि को एक विश्वास है, एक भरोसा है कि उनका सुजान से अवश्य मिलन होगा, यानी कि उनकी जो प्रेमिका सुजान है उनका अवश्य ही जो कवि से मिलन होगा। कवि कौन है हमारे? तो घनानंद जी, ठीक है। वह अभी तक नहीं आई। कवि कहते हैं कि वह तो अभी तक नहीं आई, बहुत समय बीत गया। वही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा समय बीत गया और अब मेरे प्राण भी निकलने वाले। कवि की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कवि जो है बहुत ज्यादा विरह वेदना में, दुख में है कि उनकी जो प्रेमिका है वो अभी तक नहीं आई। और कवि कह रहे हैं कि अब मेरे जो प्राण है, जो मेरा प्राण है वो भी अब निकलने ही वाला है, निकलने ही वाला है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि कवि कहते हैं कि मेरी दयनीय दशा का संदेश मेरी सुंदर प्रेमिका तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पे कह रहे कवि कि मेरी दयनीय, जो कवि की इतनी ज्यादा बुरी जो दशा है, उसका जो संदेश है मेरी सुंदर जो प्रेमिका है, उसका जो संदेश है वो मेरी सुंदर प्रेमिका तक पहुंचा दिया जाता है और वह उन संदेशों को सम्मान पूर्वक अपने पास रख लेती है। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि जो उनकी जो दुख भरी, जो उनकी दयनीय अवस्था है कवि की, उसका जो संदेश है वो सुजान के पास तो पहुंच जाता है और वो उस संदेशों को सम्मान पूर्वक अपने पास रख भी लेती है, परंतु उसका जवाब नहीं देती, उनका जो रिप्लाई वो नहीं देती। कब आएगी वो बताती नहीं। कवि जो है अपना संदेश भेजते हैं, वो संदेश रिसीव तो करती है, रिसीव का मतलब होता है वो प्राप्त तो करती है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं देती, यानी कि जवाब नहीं देती। और ना ही ये बताती है कि वापस कब आएगी। कभी कह रहे हैं कि जो पत्र है उसके पास पहुंचता तो है, लेकिन वो पत्र को देखती है, सम्मानपूर्वक रखती है, लेकिन उसका जो रिप्लाई वो उसके पास नहीं देती, ठीक है। और ये भी नहीं बताती वो कब आएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है कवि घनानंद से, देखो यहाँ पे क्या है, कवि घनानंद से उनकी प्रेमिका ने कहा था। कवि यानी कि किसी समय की बात चल रही है कि किसी समय, यानी कवि घनानंद से उसकी प्रेमिका ने कहा था कि वह उनसे मिलने आएगी। जो प्रेमिका उनकी सुजान है वो उन्होंने उनसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी, पर वह नहीं आई, पर वह अभी तक नहीं आई। तो उनकी झूठी बातों पर विश्वास करके अब घनानंद को बेहद दुख होता है। अब घनानंद सोच रहे हैं कि मैंने फालतू में जो है अपनी प्रेमिका सुजान के जो झूठी जो बातें थी, झूठे जो वादे थे, उस पर विश्वास किया कि वो वापस आएगी, लेकिन उसने मेरे को धोखा दिया, वो वापस नहीं आ रही है। अब तो मेरे दुखी हृदय को खुश रहने वाले बादल भी नहीं गिरते। यानी कि जो दुखी हृदय, यानी कि देखो यहाँ पे अब तो मेरे दुखी हृदय को खुश करने वाले बादल, यानी कि उनका जो कवि का जो हृदय दुखी हो गया है, उसकी प्रेमिका उससे दूर हो गई है सुजान, तो जो इतने ज्यादा दुख है, तो आप कभी कह रहे हैं कि इतने सारे दुख में जो मेरे अंदर जो खुश है, खुशी की जो चिंगारी है, खुशी जो है मेरे अंदर एक बूंद भी नहीं है। यानी कि कभी बहुत ज्यादा दुखी, उनके अंदर एक पॉइंट भी, एक बूंद भी खुशी नहीं है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कवि को अपनी इस प्रेम की बीमारी का कोई इलाज नहीं दिखाई देता। कवि कहते हैं कि जो प्रेम की बीमारी है, जो प्रेम रूपी जो बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं उसको दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि अब तो उसके प्राण निकलने वाले। कवि को ऐसा लगता है कि इसका कोई प्रेम की बीमारी का इलाज ही नहीं है, इसलिए कवि को लगता है कि उसके जो प्राण है वो अब निकलने वाले हैं। कवि चाहता है कि कोई उसके संदेश को उसकी प्रेमिका सुजान तक पहुंचा दे। कवि क्या चाहता है कि उसकी कोई संदेश है, उसकी जो विरह वेदना, उसकी जो दुख है, उसके दुख को जो है उसकी प्रेमिका सुजान तक कोई पहुंचा दे, ठीक है। तो ये था हमारा कवित्व वन। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी है। अब इसका विशेष, यानी कवित्व वन में क्या विशेष है वो समझते हैं, ठीक है। देखो पहला विशेष क्या बनता है कि इस काव्यांश में घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान से दूर होने के दुख का मार्मिक वर्णन किया है। यानी कि ऐसा मार्मिक वर्णन का मतलब होता है ऐसा वर्णन जो दिल को छू जाए। यदि आप इस वीडियो को ध्यान देखोगे तो देखोगे, यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो कहीं ना कहीं जो आपके अंदर इमोशंस है, जो भावना है, वो जागृत हुई होगी कि हाँ जो कवि है घनानंद, उनके साथ जो बहुत ज्यादा बुरा हुआ या फिर बहुत ज्यादा दुखी, यानी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा बुरा हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी हुआ कवि, ठीक है। यानी कि इस कविता को पढ़ने के बाद आपके अंदर कहीं इमोशंस आएंगे कि हाँ कवि के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ, ठीक है। इसको कहते हैं मार्मिक वर्णन, यानी कि जो दिल की भावनाएं होती है वो जागृत हो जाती है कि हाँ इस कविता को पढ़ने के बाद आपके अंदर आएगी इमोशंस कि हाँ ये अच्छा हुआ बुरा हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट है काव्यांश की भाषा ब्रज है, ब्रज भाषा में काव्यांश लिखा गया है। अगला पॉइंट है अनुप्रास तथा श्लेष अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया। अगला पॉइंट है ये एक छंदयुक्त कविता। अगला पॉइंट है ये इस कविता में लयात्मकता एवं गयात्मकता, यानी कि इसको आप एक लय में गा सकते हो और पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट है इस काव्यांश में करुण रस, रस की बात करें तो करुण रस में, ठीक है, करुण रस। तो ये थे हमारे विशेष बिंदु। अब आता है हमारा कवित्व दो, ठीक है। कवित्व दो है, ये लास्ट कविता है, इसमें आपका पूरा कविता समाप्त, ठीक है, आपकी दोनों कविता समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। कवित्व दो में देखो मैंने आपको कवित्व में बताया जो प्रेमिका से जो है कहीं ना कहीं सुजान, जो कवि हमारे घनानंद जी सुजान से आग्रह करते हैं विनम्र भाव से, विनम्रता पूर्व कि हे सुजान कम से कम एक बार तो आ जाओ। लेकिन दूसरे कवित्व में कवि जो है श्री राम क्रोध में कहते हैं कि हे सुजान तुम मुझसे आने में मिलने में आनाकानी मत करो, चुपचाप आ जाओ, बिना कोई रीजन के, बिना कोई कारण के फटाफट आ जाओ, तुम आनाकानी मत, कोई बहाने मत बनाओ, फटाफट आ जाओ। मतलब कहने कि दूसरे कवित्व में कवि का जो भाव होता है वो विनम्र नहीं होता, कहने कि कवि जो क्रोधित भाव में दिखाए हुए देते हैं, ठीक है।
समझते हैं दूसरा कविता क्या है? आपको बेसिक समझ में आ गया कि इसमें जो है कवि जो है सुजान को कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने आनाकानी मत करो, फटाफट मेरे से मिलने आ जाओ, कोई बहाने मत बनाओ, ठीक। अब देखो आपका दूसरा कविता आपके सामने है, मैं पहले उसको पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा, ठीक है। देखो दूसरा कविता है, आना कानी आरसी निहारी बो कोरो गो कोलो, कहा मो चकित दशा त्यों ने डीठी खोलियो, ओदू हूँ सो देखियो कितेक पन पालियो जू, कूक भरी मुखता बुलाए आप बोलियो, जन घन आनंद यो मोही तुम्हें पेज परी जीवन टेक टरे कौन धो मोली लिए, ठीक है, मोली लिए, ठीक है, मोली लिए, रुई दिए रोहेगे कहाँ लोए, दो बहराएगे की कब हूं तो मोरिये पुकार कान खोली है, ठीक है। ये आपका दूसरा कविता है। अब इसकी क्या आसान शब्दों में व्याख्या बनती है वो समझते हैं। देखो पहला पॉइंट है इसमें कि कवि कहते हैं कि तुम कब तक मुझसे मिलने में आनाकानी करते हो। कवि जो अपनी इस प्रेम का सुजान से प्रश्न करते हैं कि हे सुजान, कब तक तुम मुझसे मिलने के लिए आनाकानी करोगी, कब तक नहीं मिलोगी, और तुम कब तक आरसी के आरसी में निहारोगी और कवि को अनदेखा करती रहोगी। यानी कि कवि कहते हैं कि तुम कब तक मुझे अनदेखा करोगे, कब तक मेरे पास नहीं आओगी। फिर कवि कहते हैं तुम्हारे इस बर्ताव से मेरी क्या हालत हो रही है, तुम इस पर एक नजर भी नहीं डाल रही। यानी कवि यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारी जो बर्ताव है, तुम मुझसे नहीं मिलने आ रही, तो मेरी जो हालत है, मेरी जो दुख है, मेरी जो विरह वेदना है बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, मेरा बहुत ज्यादा दुख है, तुम इस दुख को नहीं जानती, ठीक है। अगला पॉइंट है, कभी शांत होकर ये देखना चाह रहे हैं, कभी जो बिल्कुल शांत होकर देखना चाह रहे हैं कि कब तक सुजान उनकी बात का उत्तर नहीं देने के प्रण का पालन करती रहेगी। कभी जो है उनको पत्र पे पत्र भेज रहे हैं, अपनी दुख अपनी विरह वेदना को भेज रहे हैं, और कभी ये शांत होकर देखना चाह रहे हैं कि कब तक जो सुजान है वो उनका रिप्लाई, उनका जो प्रेम पत्र है, जो उनका जो विरह वेदना है, जो उनका दुख है, उसका रिप्लाई यानी उसका जो प्रतिक्रिया या फिर कह सकते हो जब तक उनका जो जवाब कब तक नहीं देगी, ठीक है। कभी कहते हैं मेरा यह मौन ही तुम्हें बोलने पर मजबूर कर देगा। कभी कहते हैं कि मैं चुप रहूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ पत्र भी नहीं भेजूंगा, मेरा जो ये मौन है, जो मेरा ये शांति, वो ही तुम्हें बोलने पर मजबूर कर देगा और तुम मुझे जवाब दोगी। कभी को ये आशा है कि तुम ना एक दिन जरूर मेरे को जवाब दोगी, मुझसे बात भी करोगी, ठीक है। कभी जानते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच यह होड़ लगी हुई, होड़ मतलब होता है एक तरह से आप कह सकते हो जिद। जैसे मान लो एक ही ट्रॉफी है और मैच चल रहा है रनिंग का, दो खिलाड़ी है, मान लो अब सपोज दो खिलाड़ी है, एक ही ट्रॉफी है, दोनों खिलाड़ी के बीच में होड़ है, एक होड़, ये जो ट्रॉफी है मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, ये कह रहा है मैं जीतूंगा, ये कह रहा है मैं जीतूंगा, तो कहने की होड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में होड़ लगी हुई है कि पहले कौन बोलेगा, पहले तुम बोलोगी या पहले मैं बोलूंगा, ठीक है, कि कौन पहले बोले। कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच होड़ लगी हुई है एक तरह से कि कौन पहले बोलेगा, और तुम्हें इसमें बहुत आनंद आ रहा है। कभी जो कह रहे हैं अपने प्रेमिका सुजान पे एक व्यंग कस रहे हैं, व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें तो इसमें आनंद आ रहा है, तुम चुपचाप बैठी हो, मेरा दुख यहाँ, मेरा हाल बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, ठीक है। सुजान तुम्हें भी यह जानना ही होगा। कभी कहते हैं सुजान को, अपनी प्रेमिका को, कि हे सुजान तुम्हें भी यह जानना होगा कि पहले कौन बोलता है। तुम सुजान कहते हैं कि तुम भी देखना पहले कौन बोलता है। अगला पॉइंट है, तुम कानों में रुई डालकर यह बहरे होने का नाटक कब तक करती रहोगी। यहाँ पे जो सुजान को कहने के व्यंग करते हुए कवि कहते हैं कि हे सुजान, मैं तुम्हें कितना पत्र भेज दिया, तुम्हें कितना दुख के बारे में बताया, लेकिन तुम कब तक अपने कानों के अंदर रुई डाल के, यानी कि कब तक तुम मेरे पत्रों को अनदेखा करोगी, कब तक तुम मेरा जवाब नहीं रहोगी, कब तक तुम नहीं आओगी, कब तक मेरे से दूर रहोगी, ठीक है। कभी तो मेरी यह दर्द भरी पुकार तुम्हें बोलने पर मजबूर कर देगी। यानी कभी कहते हैं कब तक तुम चुप रहोगी, कब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी, कभी ना कभी जो मेरी दर्द भरी पुकार है वो तुम्हें बोलने पर, तुम्हें मेरे पास आने पर मजबूर कर देगी, ठीक है। तो ये था हमारा कवित दूसरा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब इस कवित दूसरे का क्या विशेष बनता है, ठीक है, हमारा जो कवित दूसरा इसका विशेष क्या बनता है समझते। देखो पहला पॉइंट बनता है कि इस काव्यांश में कवि जो है अपनी प्रेमिका से कहता है कि वह उससे मिलने में आनाकानी न करे, ठीक है। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि कवि जो है अपनी प्रेमिका से कहता है कि तो सुजान उनकी प्रेमिका उनसे कहता है कि वह उनसे मिलने में आनाकानी न करे, यानी कि कवि से मिलने में आनाकानी न करे, यानी कि कोई बहाना ना बनाए, फटाफट उससे मिलने आ जाए, ठीक, कोई भी बहाना ना बनाए, फटाफट उससे मिलने आ जाए कवि से, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है काव्यांश की भाषा ब्रज भाषा है। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा। अगला पॉइंट है अनुप्रास तथा श्लेष अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया। अगला पॉइंट है यह एक छंदयुक्त कविता। अगला पॉइंट है इस कविता में लयात्मकता एवं गद्यात्मकता, यानी कि इस कविता को आप एक लय में पढ़ सकते हो और इस कविता को आप एक गाने की तरह गा भी सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट है इस काव्यांश में करुण रस है, ठीक है। रस की बात करें तो कौन सा रस है, तो करुण रस है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो।
तो आई होप कि आपको जो कविता है वो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कविता समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अपना कमेंट में फीडबैक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।